स्पोर्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी आती है और आपके जो स्पोर्ट हैं उसमें आप जीतते हैं या हारते हैं, ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। और जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो हर एक एक्सरसाइज सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है और वो कंट्रीब्यूट करता है आपके ओवरऑल रिजल्ट्स की तरफ। इसी तरह जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो नॉन स्पोर्ट्समैन इंडिविजुअल है, उसके केस में भी जो उसकी ओवरऑल गोल है, जो भी उसका फिटनेस गोल है, वो डिपेंड करेगा कि उसके जो वर्कआउट सेशंस हैं वो कैसे जा रहे हैं, कैसे उसके ट्रेनिंग सेशंस हो रहे हैं। और हर एक सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मेजर रोल होता है उसके ओवरऑल गोल की तरफ। इसीलिए चाहे वो प्रोफेशनल एथलीट्स हों, कोचेस हों या नॉर्मल इंडिविजुअल्स हों, वो सब यही कोशिश करते हैं कि हमारे को कोई ऐसी चीज मिले जिससे हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो एनहांस हो, हमारा फोकस उसमें बेटर हो, हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमाइज हो। और इसी वजह से आज की डेट में चाहे नॉर्मल फिटनेस या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हो, सप्लीमेंटेशन का यूज अपनी ट्रेनिंग को ऑगमेंट करने के लिए, एनहांस करने के लिए बहुत कॉमन हो चुका है। लोग नए नए मेथड्स को ट्राई कर रहे हैं अपनी रिकवरी को एनहांस करने के लिए और अपने ट्रेनिंग सेशंस को बेटर बनाने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के साथ जो सबसे बड़ा स्केयर आता है वो आता है बैंड सब्सटेंसेस का, इलीगल सब्सटेंसेस का, हेवी मेटल्स का या अनरेगुलेटेड इंग्रेडिएंट्स का, जो एनहांसमेंट के नाम पे काफी लोग कंज्यूम या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली करते हैं। वो क्लास ऑफ सप्लीमेंट्स जो एक शॉर्ट पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं और आपकी जो प्रेजेंट ट्रेनिंग सेशन होता है या अपकमिंग ट्रेनिंग सेशन होता है उसको एनहांस करता है या हेल्प करता है एनहांसमेंट में, उसको हम बोल सकते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। वो सप्लीमेंट जो वर्कआउट से पहले लिया जाता है उस वर्कआउट को बेटर करने के लिए, एनहांस करने के लिए। क्योंकि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो मार्केट में मिलते हैं इसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसलिए इसको मल्टी इंग्रेडिएंट प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्लोबल प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की मार्केट थी वो 2019 में उसकी जो वैल्यू थी वो थी $12 12.6 बिलियन। और ये 8.3% की ग्रोथ रेट जो है उससे चल रहा है और एक्सपेक्टेड ये है कि 2027 तक इसकी जो मार्केट यानी प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की मार्केट है वो 23.8 बिलियन यूएस डॉलर्स हो जाएगी। और वो क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया, लोग अपनी रिकवरी के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, वर्कआउट सेशंस को बेटर करने के लिए नए नए मेथड्स देख रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। जब हम प्री वर्कआउट की बात करते हैं तो मार्केट में मल्टीपल तरह के प्री वर्कआउट्स अवेलेबल हैं। उनमें बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं। कुछ कॉमनली सब में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कैफीन, सिट्रुलिन मैलेट, बीटा एलेनिन, आर्जिनिन, क्रेटिन, एंड उसके अलावा एग्मेटाइन, बीटेन, टायरोसिन, नाइट्रेट्स और ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्री वर्कआउट में पाए जाते हैं। और इस सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये मिलकर आपको बेटर फोकस, एनर्जी और परफॉर्मेंस देते हैं। हाउएवर, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इनमें से मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स या तो काम नहीं करते या अगर वो करते हैं तो उसको प्री वर्कआउट में लेने का लॉजिक नहीं बनता। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा क्यों और कैसे। या जो चीज काम करती है वो ओवरडोज के फॉर्म में उसमें ऐड करी जाती है क्योंकि वो चीप है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल कैफीन, जो कई प्री वर्कआउट में बिकॉज बहुत सस्ता है, चीप है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है, तो ह्यूज अमाउंट में ऐड किया जाता है। तो ये और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जब हम एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की बात करते हैं। अब बहुत सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में जो है इंग्रेडिएंट्स काफी क्लियरली मेंशन्ड होते हैं, लेकिन काफी सारे प्री वर्कआउट्स में प्रोप्राइटरी ब्लेंड के अंडर जो है वो काफी चीजें मेंशन करी जाती हैं और वो चीजें जो है वो छुप जाती हैं। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि प्रोप्राइटरी ब्लेंड किसी भी प्री वर्कआउट में अगर आपको मिलता है या और किसी सप्लीमेंट में आपको मिलता है तो उस सप्लीमेंट को आप हर केस में अवॉइड करिए। क्योंकि जो कंपनी आपको ये नहीं बता सकती कि इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट कितने अमाउंट में एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो वो जो है वो सप्लीमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम कर सकती है, गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि प्रोप्राइटरी ब्लेंड ऐड करने का आज की डेट में कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक सही सप्लीमेंट वही होगा जिसके अंदर हर एक इंग्रेडिएंट एग्जैक्ट अमाउंट में मेंशन्ड होगा, जिसमें कोई हिडन ब्लेंड्स, कोई प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स नहीं होंगे। क्योंकि प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स के नाम पे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का एक गुच्छा बनाकर उसमें लिख दिया जाता है और आपको यह भी नहीं पता कि इस ब्लेंड के अंदर हर इंग्रेडिएंट की कितनी अमाउंट है, कितनी वैल्यू है। हो सकता है 10 इंग्रेडिएंट प्रोप्राइटरी ब्लेंड में हो, लेकिन उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन जैसे कैफीन वगैरह है वो बहुत हाई हो, बाकी थोड़े थोड़े हो। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। इसलिए मैक्सिमम केसेस में जिन जिन प्री वर्कआउट्स के अंदर या ऐसे और सप्लीमेंट्स के अंदर प्रोप्राइटरी ब्रांड लिखा है उन्हें 100% अवॉइड करिए। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जब मैंने वे प्रोटीन की सीरीज बनाई थी, आपको चेक करिए, आपको बेटर समझ में आएगा। और जैसे मैंने बताया, प्री वर्कआउट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि डिजाइन तो इसलिए हुआ था कि स्पोर्ट्समैन के लिए ही बने, और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगा है। और वो मिसयूज कहां हो रहा है? जैसे मैंने बताया, बहुत सारे प्री वर्कआउट्स ऐसे हैं जिसमें चीप थर्ड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया जाता है, चाहे वो बैंड हो
या अनरेगुलेटेड इंग्रेडिएंट्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग कभी उसको टेस्ट नहीं कराते, इनके पास कोई मेजर टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस ही नहीं है, वो सिर्फ प्री वर्कआउट के नाम पे मार्केटिंग से बेच रहे हैं। और एज यू नो कि जो सप्लीमेंट्स उनकी कोई रेगुलेशन नहीं होती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो बिकॉज ऐसे सप्लीमेंट्स मार्केट में बिक रहे हैं जिसमें कैफीन वगैरह बहुत ह्यूज अमाउंट में है, तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, जो लोग रात को नाइट क्लब्स वगैरह जाते हैं, डिस्क वगैरह जाते हैं, वो लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये प्री वर्कआउट्स लेने से उनको एक जबरदस्त हाई मिलता है। तो ऑफ कोर्स ये इतना हाई मिलेगा तो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेंगे। उसके बाद जो क्रैश होता है वो एक अलग प्रॉब्लम है, जो लोग मैक्सिमम नहीं सोचते। और मार्केट में आपने मल्टीपल तरह के प्री वर्कआउट्स देखे होंगे, जिसको आने वाले टाइम में हम उसके इंग्रेडिएंट के साथ डिस्कस करेंगे और आपको पता लगेगा कि किस तरह इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा हुआ है जो आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे हैं, रेज, हाइड, अनार्की, जैक 3D, फ्यूरी, C4, ऐसे बहुत मिलते हैं, लेकिन जितने इसके पीछे क्या लिखा है और कितने अमाउंट में और क्या यूजलेस है और क्या एक्सट्रीम है, आपको पता लगेगा। उस दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि प्री वर्कआउट्स में एक्चुअली होना क्या चाहिए और किस तरह आपको बेवकूफ बनाया जाता है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स कोई पुरानी चीज नहीं है, ये रीसेंट फिनोमिना है। 1980s में जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्री वर्कआउट सप्लीमेंट था वो लॉन्च हुआ था। वर्कआउट को एनहांस करने के लिए इंग्रेडिएंट्स लेना उससे पहले कोई नई चीज नहीं है, ये तो बहुत समय से चल रहा है। कैफीन लेते हैं, कई लोग कुछ विटामिन वगैरह लेते हैं, कई लोग कुछ नाइट्रेट्स वगैरह लेते हैं, फॉर एग्जांपल बीट रूट्स वगैरह हुए, जिससे जो एक नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर की तरह एक्ट करता है। तो ऐसी चीजें तो बहुत समय से चल रही हैं, लेकिन ये जो आइडिया था कि ऐसा कोई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डिजाइन किया जाए जिसमें ये मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स हों और जो एक स्पेसिफिक वर्कआउट से पहले लिया जाए, वो बहुत लेट समवेयर इन 1980s ही स्टार्ट हुआ। और सबसे पहला जो सप्लीमेंट आया वो आया अल्टीमेट ऑरेंज, जो डैन ड्यूकेन ने यूएस में लॉन्च किया। डैन ड्यूकेन एक फॉर्मर अमेरिकन बॉडी बिल्डर और ऑथर थे, लेकिन वो जिस चीज के लिए फेमस थे वो थे स्टेरॉइड्स। उन्हें स्टेरॉइड गुरु के नाम से बुलाया जाता था और वो 2 बार जेल जा चुके हैं इन्हीं चीजों के लिए। और रीजन जिसकी वजह से जो अल्टीमेट ऑरेंज था ये बहुत फेमस हो गया उस टाइम पे, वो सिर्फ यही नहीं था कि ये पहला प्री वर्कआउट सप्लीमेंट था, बट ये था कि इसमें एफेड्रा थी। और एफेड्रा इतना जबरदस्त हाई देता था कि मैक्सिमम लोग जो ये सप्लीमेंट लेते थे उनको एक जबरदस्त एक हाई आता था, हिट मिलता था, जिसकी वजह से वो वर्कआउट बहुत इंटेंसिव वर्कआउट कर पाते थे। लेकिन ऑफ कोर्स एफेड्रा के जो मल्टीपल साइड इफेक्ट्स इवेंचुअली निकल कर आने लगे, इंक्लूडिंग मल्टीपल डेथ्स, तो उसके बाद से एफेड्रा को बैन करना पड़ा। तो जब एफेड्रा को एफडीए ने बैन किया, उस समय तक जो प्री वर्कआउट्स की मार्केट थी वो कैच ऑन कर चुकी थी और काफी फेमस हो चुकी थी। तो मल्टीपल ऐसी कंपनीज थी जो प्री वर्कआउट्स को डिजाइन कर रही थी जिसमें एफेड्रा नहीं था। अर्ली 90s में क्रेटिन वगैरह मार्केट में आने लगे और उसके साथ साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट धीरे धीरे वो भी आने लगे, फॉर एग्जांपल अर्जिनिन, स्ट्रेप्टोलिन, बीटा एलानिन, जिनके ऊपर बहुत स्ट्रांग रिसर्च थी और आज भी है कि ये किस तरह बॉडी को मल्टीपल तरीके से बेनिफिट करते हैं। आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम मैंने प्री वर्कआउट लिया था, सबसे पहला वो लिया था एनो एक्सप्लोड, अर्ली 2000s में मैंने उसको सबसे पहले लिया था। और एक तो ब्यूटीफुल वैसे रेड सी पैकिंग में आता था, अंदर उसके अगर आप देखें तो ग्रीनिश कलर का एक इतना वो होता था, पाउडर होता था, जो अगर आप स्मेल करेंगे तो एक अलग ही डिस्टिंक्ट सी स्मेल आती थी। और ऑफ कोर्स ही बात है, उस समय नॉलेज का सोर्स तो होता नहीं था, तो मसल मैगजीन में रॉनी कोलमैन की फोटो साथ लगी होती थी, साथ में एनो एक्सप्लोड होता, हमें लगता था बस यही है जिससे हम अगले रॉनी कोलमैन बन जाएंगे। हम तो उसके आसपास भी नहीं पहुंचे, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट हमें यह समझ में आने लगा कि रिसर्च क्या होती है, जो हमने धीरे धीरे करी। और अब हमें सबको पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम चीजें उस समय फेमस थी वो प्योर मार्केटिंग के बेस पे थी। और उस समय जो एनो एक्सप्लोड आया उसमें हर तरह की उल्टी सीधी चीजें थी, जो इंग्रेडिएंट आप सोच सकते हैं उसमें थी, जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड्स आप सोच सकते हैं, जो पेटेंट पेंडिंग ब्लेंड्स आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ उसमें था। और ऑफ कोर्स ये बात है, क्वेश्चन करेंगे क्यों? उस समय तो किसी को यही नहीं पता होता था ये है क्या चीज, वो सिर्फ फोटो देख के ले लेते थे। प्रोप्राइटरी ब्लेंड और पेटेंट पेंडिंग ब्लेंड्स का तो मतलब ही नहीं पता था आधे लोगों को। और यही वो समय था धीरे धीरे जहां पे जिम्स में एक वर्ड फेमस होने लगा जिसका नाम था पंप। तो ये चीज फेमस लगी कि हमें एक पंप चाहिए, जिम में एक पंप चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो पंप नहीं ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे एक हाई। उनको एक प्री वर्कआउट लेने से, जैसे एनो एक्सप्लोड लिए, एक हाई मिला, तो वो हाई जो था अब उसको वो क्रेव करने लगे। ये वही हाई है जिस तरह आपको ड्रग लेते हैं, आपको ड्रग लेते हैं तो क्या होता है, आपको एक टेम्पररी हाई मिलता है, तो आप उसको क्रेव करते हैं, फिर आपको ड्रग दोबारा चाहिए, धीरे धीरे आपकी बॉडी उससे यूज टू होने लगती है, फिर आपको वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उतना ही हाई लाने के लिए, ये प्रॉब्लम होती है। तो यही प्री वर्कआउट के साथ होने लगा। जो मार्केट में प्री वर्कआउट्स आते थे वो धीरे धीरे और स्ट्रांग होने लगे, क्योंकि कंपनीज को समझ में आ गया कि लोगों को सिर्फ हाई चाहिए, इनको हाई दो। जितने स्ट्रांग स्टिमुलेशंस आप पैदा कर सकते हो, जितने स्ट्रांग स्टिमुलेंट्स उसमें भर सकते हो, वो उसमें डालो। तो और नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करा जाने लगा। और जो नेक्स्ट और बहुत ही फेमस, इनफैक्ट इनफेमस बोलूंगा, प्री वर्कआउट जो मार्केट में आया जिसको लेटर बैन करा गया था, वो था जैक 3D, जो EHP लैब्स करके कंपनी थी जिसने लॉन्च किया। और जिसने जैक 3D क्रिएट किया था
वो डैन ड्यूकेन के ही एक दोस्त थे जिनका नाम था पैट्रिक आर्नोल्ड, जिनको फादर ऑफ प्रो हॉर्मोन्स भी कहा गया क्योंकि वही थे जिन्होंने जो फेमस स्टेरॉइड था टीएचजी यानी टेट्राहाइड्रोजेस्टेरोन, जिसे हम द क्लियर के नाम से जानते थे, वो डिजाइन किया जो वर्चुअली अनडिटेक्टेबल था। और ये पैट्रिक आर्नोल्ड भी डैन ड्यूकेन की तरह कन्विक्ट हुए थे। उनको 3 महीने की जेल हुई थी। एक बाल्को स्कैंडल हुआ था बहुत फेमस, अगर आप उसके बारे में कभी पढ़ें, राइट। तो अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और बाकी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्री वर्कआउट से रिलेटेड मैंने एक ई बुक लिखी है। मैंने एक मल्टीपल ई बुक का बंच बनाया है मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, हर एक के ऊपर अपनी अपनी रिसर्च है। उसमें से जो एक ई बुक है वो है प्री वर्कआउट्स के ऊपर, कि प्री वर्कआउट्स की हिस्ट्री क्या है, वो काम कैसे करते हैं, क्या स्टडीज हैं वो काम करते हैं नहीं करते हैं, मार्केट कैसी है, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, वो सारी चीजें इस ई बुक में दी हैं। ये ई बुक मेरी वेबसाइट vstupid.com पे अवेलेबल है। इसके साथ बाकी ई बुक्स भी हैं, आप जाइए पढ़िए। इसमें मैंने सारी स्टडीज के लिंक्स दिए हैं। तो जो बाल्को स्कैंडल वगैरह उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर उसके लिंक्स दिए हुए हैं। जैक 3D में से सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था एक सब्सटेंस जिसका नाम था DMAA, डायमिथाइल एमाइल अमीन, जो एक एम्फिटामिन जो ड्रग्स होते हैं उन्हीं का एक डेरिवेटिव था। और जो DMAA था ये भी एफेड्रा जितना ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट था, और साइड इफेक्ट्स उससे भी ज्यादा थे कई केसेस में। और जब जैसे अल्टीमेट ऑरेंज के बारे में लोगों को धीरे धीरे पता लगा कि इसमें एफेड्रा है और एफेड्रा बैन हुआ, इसी तरह जैक 3D के बारे में भी जब पता लगा तो भी एक बहुत ही अनटुवर्ड्स इंसिडेंट के बाद पता लगा। एक इंसिडेंट में एक अमेरिकन सोल्जर माइकल स्पार्लिंग एक बार अपनी बटालियन में एक रन पे निकले और 10 मिनट के अंदर ही उनको लेग क्रैम्प्स वगैरह डेवलप होने लगे, और इमीडिएटली कुछ समय में वो जो थे अनकॉन्शियस हो गए, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। बहुत कोशिश करी गई उनको ठीक करने की, रेसिसिएट करने की, लेकिन इवेंचुअली ही डाइड। और जब उनकी ऑटोप्सी करी गई तो ब्लड में DMAA जो था उसके जो थे एविडेंसेस मिले, और इसी तरह और भी डेथ्स हुई जिनकी वजह से DMAA जो सब्सटेंस था वो लाइमलाइट में आने लगा, जैसे एफेड्रा आया था। इसलिए 2012 में जैक 3D को FDA ने बैन कर दिया। तो आप सोच के देखिए कब आया था। उसने खूब सेल्स करी, लोगों को बेवकूफ बनाया, इतना जबरदस्त ड्रग जैसा हाई दिया, बैंड सब्सटेंसेस सारे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब तक वो बैन हुआ वो कंपनी खूब पैसे कमा चुकी थी। इसी तरह यूजलेस सप्लीमेंट्स, एक्सट्रीम सप्लीमेंट्स प्रॉफिट कमाते। प्लीज अंडरस्टैंड कि एक सप्लीमेंट की जो सेफ्टी होती है वो सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट से ही मेजर नहीं होती, बल्कि उसके अंदर क्या कोई हिडन सब्सटेंसेस तो ऐड नहीं करे गए हैं, कोई बैंड सब्सटेंसेस तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई हैवी मेटल्स तो नहीं है, या कोई एक्सट्रीम स्टिमुलेंट्स तो ऐड नहीं करे गए हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये पता होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो सप्लीमेंट्स ये रेगुलेट नहीं होते। और जो थर्ड पार्टी टेस्टिंग बॉडीज होती हैं वर्ल्ड की, जो जो कंपनीज जैसे एक्सट्रीम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स बनाती हैं, यूजलेस सप्लीमेंट्स बनाती हैं, इन कंपनीज का पूरा कोशिश होती है कि सारा इनका जो बजट है वो सिर्फ मार्केटिंग पे जाता है, क्योंकि इनको पता है कि कभी भी टेस्टिंग के थ्रू तो कोई भी जिनका प्री वर्कआउट है वो शायद ही पास ही ना हो। इसलिए ये अपने प्री वर्कआउट में मैक्सिमम पैसा खर्चते हैं उसकी मार्केटिंग पे। और यही होती है बहुत डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि रिसर्च में यही दिखाया गया है कि ऐसे प्री वर्कआउट्स के अंदर मल्टीपल बैंड सब्सटेंसेस, एक्सट्रीम स्टिमुलेंट्स वगैरह हिडन फॉर्म में हो सकते हैं जो आपको शायद पता ना लगे। उसके अलावा बिकॉज कोई स्टैंडर्डाइजेशन मेथड भी नहीं है कि आप प्री वर्कआउट को इस तरह से डिजाइन करिए, ना कोई ऐसी प्रैक्टिस है, ना रेगुलेशंस हैं, तो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के अंदर इंग्रेडिएंट्स को किस अमाउंट में डाला जा रहा है, किसकी जरूरत है, किसकी नहीं है, कौन सा काम करता है, उसकी अप्रोक्सीमेट डोज कितनी होनी चाहिए, ये रिसर्च में तो ऑलरेडी है। लेकिन कंपनीज इस बेस पे प्री वर्कआउट को डिजाइन नहीं करती हैं मैक्सिमम केसेस में। तो इसमें वही दो मेजर प्रॉब्लम्स आती है कि अगर कोई एथलीट इनको ले रहा है, प्री वर्कआउट्स को यूज कर रहा है, तो एक तो उसको ये नहीं पता इसके अंदर है क्या, वो सिर्फ कंपनी के उसके जो चीजें मेंशन्ड है उस पे वो डिपेंड कर रहा है। और मैक्सिमम केसेस में, आई एम श्योर 90-95% केसेस में, तो जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनको ये भी नहीं पता इसके पीछे जो लिखा है उसका मतलब क्या है, वो इंग्रेडिएंट है कौन सा, विच आई नो बिकॉज मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन को इस चीज की नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर इसमें कोई बैंड सब्सटेंस है जो बहुत केसेस में होता है, तो उनके जो है डोप टेस्ट में फंसने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और उनका एक छोटा सा गलत कदम जो है उनको लाइफ के लिए बैन कर सकता है या एक टेम्पररी उन पे बैन लगा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी डोपिंग एजेंसीज हैं उन्होंने सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज की वो कोचेस पे और एथलीट्स पे डाली हुई है। अगर आपको कुछ होता है, अगर आप पकड़े जाते हो, आपकी बॉडी में ब्लड सैंपल्स में, यूरिन सैंपल में कोई बैंड सब्सटेंस आता है, तो गलती 100% आपकी है। और ऐसा नहीं है कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट अच्छे नहीं हो सकते, सेफ नहीं हो सकते, वो काम नहीं करते। इस पर्टिकुलर जो टॉपिक के ऊपर मैंने ई बुक लिखी है उसमें मैंने 21 से ऊपर स्टडीज दी हैं मल्टीपल एज ग्रुप्स में, मल्टीपल एथलीट्स या नॉन एथलीट्स के ऊपर, जब प्री वर्कआउट्स को जो मल्टीपल डिफरेंट कॉम्पोजिशन से बने हैं, अलग अलग प्री वर्कआउट को टेस्ट करा गया, सब में एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला कि सब में परफॉर्मेंस बूस्ट आया था बिकॉज ऑफ प्री वर्कआउट्स।
ऑलमोस्ट सारी स्टडीज में देखने को मिला कि जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हैं, जो स्टडीज में टेस्ट करे जा रहे हैं एथलीट्स के ऊपर, वो फटीग लेवल्स को कम करते हैं, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं, पावर आउटपुट को बढ़ाते हैं, एनर्जी और फोकस को एनहांस करते हैं। ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स देखने को मिले प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। इसीलिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स अगर अच्छी क्वालिटी के हैं, अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो 100% काम करते हैं, बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम आता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो क्या आते हैं कि मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं या तो वो काम नहीं करते, या अगर वो ऐड करे जाते हैं तो जिस पर्पस के लिए वो ऐड करे जाते हैं उसके लिए वो काम नहीं करते। सेकंड, काफी सारे प्री वर्कआउट में चीप फिलर्स भरे होते हैं, जैसे मैंने बताया था, सिर्फ उनको एक जबरदस्त हाई देने के लिए जो उसका बायर है या कंज्यूमर है, उसके अंदर थर्ड ग्रेड क्वालिटी के चीप सस्ते फिलर ऐड कर दिए जाते हैं। काफी सारे प्री वर्कआउट्स में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बिल्कुल अननोन होते हैं या जिसका यूज नहीं होता या ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, जो जिनका परफॉर्मेंस आउटपुट या जिनका जो वर्क है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट, 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके वर्क आउटपुट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए ऐड करे जाते हैं क्योंकि वो लंबी लिस्ट देख के जो यूजर उसे लगता है पता नहीं इसमें क्या होगा, और बहुत डॉन्टिंग सा फील होता है, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर काफी सारे चीप फ्लेवर्स, एडेड प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, कलर्स, काफी सारे स्वीटनर्स वगैरह भर भर के डाले जाते हैं, और उसके सबके ऊपर अगर बैंड सब्सटेंस वगैरह प्रेजेंट हो जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं लगा क्योंकि वो टेस्ट ही नहीं करे जाते, तो वो तो जो प्री वर्कआउट्स हैं उनका लेवल ही अलग हो जाता है। तो ये जो सारी मेजर प्रॉब्लम्स आती है ना प्री वर्कआउट की, इसको बहुत कम लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो क्या हम एक अच्छा प्री वर्कआउट डिजाइन नहीं कर सकते जो हर एक इंसान के लिए सेफ और इफेक्टिव हो? 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आप प्री वर्कआउट को सिलेक्ट कर पाएंगे और हम एक अमेजिंग प्री वर्कआउट डिजाइन कर पाएंगे। सबसे पहला, कोई यूजलेस इंग्रेडिएंट एज अ फिलर यूज नहीं होना चाहिए। नो चीप इंग्रेडिएंट जो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड करे जाते हैं। वही इंग्रेडिएंट्स ऐड होने चाहिए जिनको सॉलिड रिसर्च से बैक करा गया हो और उनकी राइट क्वांटिटी है उतना ही ऐड करा जाना चाहिए। कोई एडेड कलर, प्रिजर्वेटिव, स्वीटनर्स, एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। कोई प्रोप्राइटरी ब्लेंड या पेटेंट ब्लेंडिंग ब्लेंड्स नहीं होने चाहिए। हर एक इंग्रेडिएंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कितना अमाउंट है, कौन सा है, सब कुछ एग्जैक्ट अमाउंट में मेंशन होना चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो सच में 100% काम करते हैं। ये नहीं कि इफेक्ट सिर्फ छोटा सा 1% आ रहा है लेकिन उसको सिर्फ इसलिए डाल दिया है ताकि वो लिस्ट लंबी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेवर्स वगैरह ऐड करे जाए, स्वीटनेस करे तो बिल्कुल 100% नेचुरल होने चाहिए। ऑफ कोर्स 100% बैंड सब्सटेंस फ्री। इसलिए उस प्री वर्कआउट को वर्ल्ड की टॉप बॉडीज, चाहे वो कलोन लिस्ट हो या वो इन्फॉर्म स्पोर्ट्स हो या बीएससीजी हो, एनएसएफ हो, इनसे टेस्टिंग्स होनी चाहिए। उसको हेवी मेटल्स के लिए टेस्ट कराया जाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स वगैरह के लिए टेस्ट कराना जाना चाहिए, और बहुत सारी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए, जैसी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने वे प्रोटीन या बाकी सप्लीमेंट से। नॉर्मल इंडिविजुअल और एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ एथलीट सबके लिए वो कॉमन होना चाहिए, यानी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए वो सबको इक्वली इफेक्टिव, सबके लिए सेफ प्रूव होने चाहिए। क्या ऐसा प्री वर्कआउट डिजाइन हो सकता है? आंसर इज 100% हो सकता है, और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन से इंग्रेडिएंट सच में काम करते हैं, उनकी राइट डोज क्या है, उनके पीछे क्या रिसर्च है। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड। कई बार मेरी YouTube वीडियोस काफी एक्सटेंसिव होती हैं, लंबी होती हैं, लाइव सेशंस लंबे होते हैं, तो अगर आप शॉर्ट वीडियोस और क्लिप्स देखना चाहते हैं विद प्रैक्टिकल एडवाइजेस तो मेरा Instagram हैंडल और YouTube शॉर्ट्स जरूर चेक करें।